तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बेटा। अगला चैप्टर है एटम्स। मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसमें पहला आपको पढ़ाया गया था डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है एटम्स, तीसरा चैप्टर होगा न्यूक्लियाई। ठीक, उसके बाद ये मान के चलिए आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर हम लोग बाकी चीजों पर रिवीजन पर आएंगे। ठीक, फिलहाल एटम्स वाले चैप्टर में कोई भी जो एटम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट बेटा एक बार में नहीं आ गया। ऐसा नहीं था कोई आया और उसने एक ही बार में सब सही सही बता दिया। सबसे पहले इनिशियल जो थ्योरी थी उसमें थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने कहा प्लम पुडिंग मॉडल, अगर आप लोग को याद हो, उन्होंने कहा जैसा वाटरमेलन होता है उस वाटरमेलन की तरह एटम होता है, वो जो रेडिश पोर्शन है पूरा वो सब क्या है, न्यूक्लियस है, और वो जो उसमें बीज धसे होते हैं सीड्स, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा कि जैसा वाटरमेलन है या जो पुडिंग होती है जिस टाइप से वो उसका जो स्ट्रक्चर है एकदम उसी टाइप का स्ट्रक्चर किसी एटम का होता है कि न्यूक्लियस पूरे में ऐसे फैला होगा और न्यूक्लियस के बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अनसिमेट्रिकली पड़े होंगे। ठीक, लेकिन आप सबको पता है ये मॉडल गलत था। क्यों गलत था? इसमें कुछ लिमिटेशंस थी जो वो नहीं बता पाए थे। इवन ये तो पूरी तरीके से गलत था, इसमें कुछ भी सही नहीं था। ठीक, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज था, एकदम स्टार्टिंग में अगले ने बताया, लोगों उसने कहीं ना कुछ ना कुछ उसका प्रूफ भी दिया होगा अपने हिसाब से, उस समय की जो भी नॉलेज रही होगी उसके हिसाब से उसने उसको प्रूफ भी किया होगा, तभी तो लोगों ने लॉ बनाया होगा ना। कोई भी लॉ बेटा ऐसे नहीं बन जाता कि हम अचानक से आए हमने बोल दिया ऐसा होता है तो लॉ बन गया। हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये लॉ बनने लायक है तो क्यों है, तो उसने भी उस समय जस्टिफाई अपने हिसाब से किया होगा। तो जो लोगों को जितनी नॉलेज रही होगी उसके हिसाब से उन्होंने चेक किया होगा। लेकिन जब किसी को सही नहीं पता था तो आदमी ने उसी को सही मान लिया कि चलो ठीक है जो इसने बताया सही है, तो वो एक लॉ बन गया। लेकिन उस लॉ में कुछ लिमिटेशंस थे। फिजिक्स में आपसे वो लिमिटेशंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। तो लिमिटेशन में सबसे पहला था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम। जैसे आपने हाइड्रोजन के लिए पढ़ा होगा या अभी आगे फिजिक्स में भी हम पढ़ाएंगे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्न, इस टाइप की सीरीज होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वेवलेंथ की सीरीज थी, है ना, उसी को हम लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्न इस टाइप से जानते हैं सब लोग। तो ये सब हाइड्रोजन के सीरीज रेस के बारे में उन्होंने कोई नामो निशान कुछ भी लिया ही नहीं। जब उनको यही नहीं पता था कि ऑर्बिट्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में आएगी, सब उन्हें क्या पता। तो ये एक पहला लिमिटेशन था कि ये वो स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा था इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी, अभी नेक्स्ट रदरफोर्ड का ही मॉडल है, तो आप सबको पता है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। ठीक, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक। बहुत कम ऐसे थे जो आए टकराकर जस्ट वापस चले गए। टकराकर वही गए होंगे जो एकदम न्यूक्लियस के एकदम सेंटर की तरफ आ रहे होंगे, यहीं से वापस चले गए होंगे। ठीक, थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। ऐसे यहां से अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे चला गया। लार्ज एंगल का डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव है, जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया, इस वाले पॉजिटिव ने इसको रिपेल कर दिया, तो ये लार्ज एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, ये सब चीजों के बारे में भी ये नहीं बता पाए थे, तो थॉमसन का मॉडल इन सब चीजों में फेल था। इवन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सब कुछ भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बात समझ में आया? तो लिमिटेशंस अगर आपसे कभी पूछा जाए थॉमसन में तो आप भर भर के इनकी बुराइयां लिख सकते हैं, बहुत सारी है। जो कुछ भी आपको पता है वो सब इनको कुछ भी नहीं पता था, तो वो सब आप इसमें बना बना के लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था, तो उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन किए थे, मैक्सिमम सीधे चला गया, कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत कम ऐसे थे जो टकराकर वापस हुए। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से उसने 3 रिजल्ट निकाले, वो भी आपको पता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, और तीसरा न्यूक्लियस इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर एंड इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। डेंसिटी हाई है और बहुत सेंटर पर है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। क्लियर? ये सब रदरफोर्ड का मॉडल था। इनके मॉडल में भी बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था इनके मॉडल में, ये भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये सब चीजें इनके में भी ड्रॉबैक्स थे। लेकिन इसमें एक काम की चीज है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आप हेडिंग डालिए, रदरफोर्ड मॉडल हेडिंग डाल दीजिए, उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी। एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इसको हम 2e लिख सकते हैं ना। तो ये बेसिकली कौन सा पार्टिकल है, दिस इज अल्फा पार्टिकल, उस पर चार्ज होता है 2e। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है और किसी न्यूक्लियस पर अटैक करने जा रहा है। अगर उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, जैसे उस एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z के बराबर, पता है ना। तो उसमें चार्ज भी कितना होगा, Ze। तो एटम पर चार्ज कितना है, Ze। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2e। ये 2e अल्फा पार्टिकल जा रहा है उस Ze पर अटैक करने, ठीक। अब जरा सोचो, अगर ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा तो यहां तक जाएगा, यहीं से वापस हो जाएगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको भी क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ये मैंने 11th में भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है ये ऑब्जेक्ट इससे आके टकरा जाए, इसी को हम कोलिजन बोले। फिजिक्स की लैंग्वेज में ये आए, यहीं से वापस हो जाए, इट इज ऑल्सो कोलिजन। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और जितना ज्यादा पास आते चले जाएंगे, बोलो रिपल्शन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी यहां से, अब वो वापस लौट जाएगा। कहने का मतलब, जब आपने इस चार्ज को यहां से उधर भेजा था, तो आपने इसको कोई एनर्जी दी होगी। वो एनर्जी सारी की सारी किस में जा रही है, मतलब आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी। भाई ऑब्वियस है, जब फेंक रहे हो किसी चार्ज को उधर की तरफ, अपने आप तो देखो जाएगा नहीं बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं, क्या ये अल्फा पार्टिकल अपने आप जाएगा, नहीं आएगा। और इस टाइप के अल्फा पार्टिकल, इस टाइप के चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का काम आप पढ़ चुके हैं, किसमें, साइक्लोट्रॉन में, ठीक। तो इसको एक्सेलरेट करके हम वहां पर जबरदस्ती भेजते हैं, क्योंकि अपने आप नहीं जाएगा, रिपल्शन है। तो भेजने के लिए आपने कौन सी एनर्जी इसको दी, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है, किस में वेस्ट हो रही है, ये पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां काइनेटिक एनर्जी खत्म, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं बची, यहीं से वो वापस हो जाएगा, क्योंकि वो उसको रिपेल कर देगा, ठीक। तो वहां पर, इस जगह पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ, तो गई कहां, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये इसको रिपेल कर रहा है ना, तो रिपल्शन वाली एनर्जी भी तो है। उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, Q1 Q2 बाई, सो Q1 Q2 बाई R। R स्क्वायर तो होता है फोर्स में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो अगर इस डिस्टेंस को हम लोग R मान ले, ये वो डिस्टेंस है, R0 अगर लिख दें, ये वो डिस्टेंस है जिसमें एकदम क्लोज वो गया, इससे ज्यादा क्लोज अब वो नहीं जा सकता। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात को समझ में आई, इट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके बाद, इसके आगे अब वो अल्फा पार्टिकल नहीं जा सकता है, क्लियर है। तो वो यहां तक गया, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, इसीलिए अभी यहां से वापस हो गया। तो इस R0 की बस वैल्यू निकाल लो, R0 आ जाएगा आपका 1/4πε0, ये 2 भी इधर जाएगा तो बन जाएगा 4Ze² अपॉन mv²। तो ये R0 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बना लीजिए। ये आप लोगों से इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा न्यूमेरिकल में अल्फा पार्टिकल को ही भेजें, गोल्ड फॉइल पर ही भेजें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को, किसी भी निगेटिव पार्टिकल को किसी दूसरे निगेटिव पार्टिकल की तरफ भी फेंक सकते हैं, है ना। एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव की तरफ फेंक सकते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा बनाया जा सकता है कि किसी एक चार्ज को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, बताओ उस न्यूक्लियस के कितना पास तक जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, 10 मीटर पर सेकंड दिया तो हाफ mv² होगा, वो हाफ mv² इस एनर्जी के बराबर करोगे, डिस्टेंस आ जाएगी। इससे ज्यादा क्लोज अब वो नहीं जा सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्लियर एकदम, ठीक। कहीं लिख लेना एक जगह पर कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर एकदम। अब बेटा अगली चीज इसमें वही है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मॉडल में उसने कौन कौन सी चीजें बताई। अभी तक हम लोगों ने बात किसके किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का बात किया। एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन थे, 3 उसने रिजल्ट निकाले। क्लियर। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं रदरफोर्ड के मॉडल की, कि उसने मॉडल में क्या क्या चीजें बताई एटम के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया, ये सब आपको पता होगा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। मतलब किसी भी एटम के सेंटर पे उसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मास होता है। अब मैक्सिमम मास अगर सेंटर पे है, इसका मतलब यही हुआ कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। जो कुछ है वो सब कहाँ है, सेंटर पर है, और उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा उसने बोला, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा है, उसका वॉल्यूम, उसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तीसरा बोला गया, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि नेट चार्ज दोनों का बराबर हो जाए और वो एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। ठीक है। फोर्थ इसमें यह है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। भाई अगर उस सर्कुलर पाथ पर घूमना है तो बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ। तो वो फोर्स कहां से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा ना, सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स कौन सा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उसने बोला कि ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है। समझ में आया। तो इन्होंने बेसिकली कितने पॉइंट बोले, 4। ठीक, न्यूक्लियस के बारे में बताया, सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, एटम जो है मोस्ट पार्ट एटम का हॉलो है। ठीक। तीसरा इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है वो उसमें उतना ही पॉजिटिव है जितना उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव है, ताकि एटम न्यूट्रल हो जाए। और चौथा उसने इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये इनका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहली लिमिटेशन, उस समय की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चल रही थी, पुरानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिवेलिंग थ्योरी थी, उसके हिसाब से ये बोला गया था, अगर कोई भी चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग बताया था। चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और अगर वो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तीनों काम करेगा। तो यहां पर रदरफोर्ड के मॉडल में लिमिटेशन ये था कि लोगों ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, ये अच्छी बात है, और जो रेवोल्यूशन हो रहा है ये सर्कुलर पाथ में है। सर्कुलर मोशन अपने आप में बोलो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, चाहे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता ही लगता है सब में। किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल चाहिए, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है तो बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएशन करेगा। अगर वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा उसकी एनर्जी घटते घटते जीरो हो जाएगी, और उसका जो रेडियस है वो भी घटते 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 एक समय ऐसा आएगा वो उसी न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन रदरफोर्ड्स मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडाई। मतलब इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। भाई वही इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला ना कि ऐसे ऐसे घूमेगा, रेडियस कम होता जाएगा और कम होते 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 वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो भी न्यूक्लियस में कोलैप्स हो सकता है इनकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये उस बात को उस समय जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। इनकी ये बात तो सही थी कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन क्या वो हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय एनर्जी रेडिएट करता है, इस बारे में इनको नहीं पता था। तो इन्होंने कहा भैया ये तो कंफ्यूजिंग मामला है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से तो ये खुद भी कंफ्यूज हो गए। तो ये इनके मॉडल के लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन क्या है, एनर्जी रेडिएट करेगा, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाए थे। दूसरा, इनके हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूम सकता है, हर इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूम सकता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। तो जो सही मॉडल था, जो एक्यूरेट मॉडल था, वो किसने दिया था, नील बोर ने।
ठीक, नील बोर के मेन मॉडल की तरफ चल रहे हैं, इनका मॉडल हमें फुल डिटेल में पढ़ना है। बाकी दोनों में बेटा लिमिटेशन आपसे ज्यादा पूछी जाती है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल और दिस मॉडल। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक टाइप का रोटेशनल मोशन हुआ है ना, रोटेट कर रहा है। उसके अबाउट रोटेशनल मोशन में इन्होंने कहा है इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम लोग mvr से लिखते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। इन्होंने कहा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इस ऑर्बिट में, अगर पहले ऑर्बिट में अगर दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, जिसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, और n जो है दैट मे बी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो इन्होंने जो पुराना रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें जो बात बोली गई कि हर इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूम सकता है, इन्होंने उस बात को डिस्कार्ड कर दिया। इन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना एक, उसका अपना ऑर्बिट होगा, उसका अपना एक घर होगा, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको भी पता है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं ना। ये जो दो ऑर्बिट है, अगर ये अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं तब ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑर्बिट इन दोनों का स्टेशनरी ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है, इसमें ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऑर्बिट में इनका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h अपॉन 2 पाई के बराबर है। ठीक, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होकर के किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तब वो एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा या एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर नीचे लेवल से ऊपर लेवल पर जाना है तब वो एनर्जी गेन करेगा, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तब एनर्जी रेडिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो लिखिए इसमें बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, revolves around the nucleus in stable orbits in which its angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। स्मॉल h लिखिएगा, h अपॉन 2 पाई। बाकी ये कंडीशन लिख लो बेटा। इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन एक आपने और पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को। तो ये बोला गया था कि जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पर दैट इज एनी, है ना, n टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, चलिए खैर अब हम लोग आते हैं बोहर्स मॉडल पर। हेडिंग डालिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, देखो बोहर ने क्या किया, नील बोहर ने बेसिकली पुराना जो कुछ रदरफोर्ड ने सही बताया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने काफी कुछ सही बताया था, सिर्फ वो स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ऑर्बिट्स के बारे में ज्यादा नहीं बता पाए थे, इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने के बारे में नहीं बता पाए थे, इन सब के बारे में नील बोहर ने बता दिया। पुरानी चीजों को भी ले लिया जो सही था, और जो कुछ करेक्शन था वो करेक्ट कर दिया। ठीक, तो इनका जो पूरा एटम था उसको 4 पार्ट में इन्होंने लिखा, जो पूरा एटॉमिक मॉडल था उसको 4 पार्ट में लिखा। पहला पार्ट है आपका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, सिर्फ हेडिंग लिख लो, अंदर डिटेल नहीं लिखा रहे हैं आपको, थ्योरी ये सब पता है आपको। पहला क्या है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर पर है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा है,
ठीक, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये सब चीजें इन्होंने बताई इसमें। दूसरा था क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन यही है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो n टाइम्स h अपॉन 2 के बराबर होगा। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टेबल ऑर्बिट्स का डेफिनेशन है। स्टेबल ऑर्बिट वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h अपॉन 2 के बराबर होगा, जिसमें n कैसा नंबर है, इंटीजर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात समझ में आया? तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लीजिए, mvr बराबर nh अपॉन 2 तीसरा है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट का नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन अपने इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जहां पर यह कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक, फोर्थ है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अभी हमने 2 ऑर्बिट बना दिए। ठीक, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 है। ठीक, और मान लो एक तीसरा ऑर्बिट है जिस पर हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराकर ले जाना चाहते हैं। ठीक, अगर इस एनर्जी लेवल से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर जाना चाहता है तो इट मस्ट एक्सेप्ट एनर्जी। ठीक, क्योंकि यहां पर इस पे जो एनर्जी होगी वो कुछ E1 होगी और इस वाले में एनर्जी E2 होगी, और ऑब्वियस है आउटर मोस्ट में एनर्जी ज्यादा होगी। सो दिस E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल टू h न्यू। भाई ये एनर्जी आप इसको कैसे देंगे, फोटॉन्स के फॉर्म में देंगे। बात समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराना है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को पर हम फोटॉन्स बम्बार्ड कराएंगे, फोटॉन्स के थ्रू उनको एनर्जी देंगे। उस एनर्जी से वो एक्साइट होकर के हायर लेवल पर जा सकता है। ये सब आपने पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, नहीं एक्साइट हुआ तो कम से कम जो इनर ऑर्बिट है उससे आउटर ऑर्बिट में तो आ ही जाएगा। बोलो यार, ठीक है ना? तो ये काम का मतलब हो गया। इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशन उन्होंने बोला कि E2 माइनस E1 डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल शुड बी इक्वल टू h टाइम्स न्यू। यही इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाना है या पहले से 8वें ऑर्बिट में ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी निकालो, 8वें में एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उसको किसके बराबर कर दो, h न्यू के। अब हो सकता है आपसे वेवलेंथ पूछ ले, भाई इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ बताओ, तो न्यू की जगह क्या रख देंगे, c बाई लैम्डा, तब वो hc बाई लैम्डा बन जाएगा, वहां से लैम्डा निकाल देना। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बेटा अक्सर पूछे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन्होंने ये जो पूरा मॉडल बनाया, उस मॉडल को हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने पूरा डिराइव किया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, उस ऑर्बिट में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है, किसी भी न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होता है, Ze के बराबर, और ये कोई ऑर्बिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो बोलो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, तो उन्होंने बोला कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू ई बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से इन्होंने r की वैल्यू निकाल ली। यही r क्या कहलाएगा, इस ऑर्बिट का रेडियस। तो ये जो r आएगा इसकी वैल्यू कितनी है, Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इतना ठीक है। दूसरी चीज जो क्वांटम कंडीशन इन्होंने बताया कि भाई mvr जो है वो किसके इक्वल होगा,
एन एच अपॉन 2 पाई। भाई अगर वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और उस स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस यहां से भी आ सकता है, एन एच अपॉन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? वही रेडियस यहां निकाला है, वही रेडियस वो निकाला है, तो ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगी, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई mv शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। यहां पर mv से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 पाई से 4 पाई में कैंसिल बेटा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। अब अगर तुम पाई को डिस्टर्ब कर दोगे तो तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो 8.86, मतलब वो टफ वैल्यू है, बात समझे ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जनरली हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको जैसे पढ़ा वैसे पढ़े रहने दो, क्योंकि उसकी वैल्यू सिंपल है 9 × 10⁹, वो हम रख देंगे, बात समझ में आई? तो हमने यहां से वैल्यू किस चीज की निकाल ली, v की, तो v कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ZE स्क्वायर अपॉन NH। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट का रेडियस मिल गया, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल गई, और अगर इसी वेलोसिटी को उठा करके आप इसमें रख दो तो ये जो रेडियस है वो इन सब टर्म्स में आ जाएगी, ठीक? तो मैं उसको रख रहा हूं, तो रेडियस की वैल्यू बन जाएगी NH अपॉन 2 पाई mv, और v की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ZE स्क्वायर अपॉन NH। ये जो NH है ये ऊपर चला जाएगा, तो R की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई ये भी ऊपर जाएगा ना, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर। देख लो इसमें कुछ छूटा तो नहीं बेटा, 4th इक्वेशन एंड दिस इज 5th इक्वेशन। तो R की वैल्यू आई है N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है, लिख डालिए। देखो यार ये सब अब ऐसे फॉर्मूले आ रहे हैं ना, जो ये फॉर्मूले रटने पड़ जाते हैं, मतलब ये रेडियस का फॉर्मूला रटो, वेलोसिटी का रटो, ये सब याद भी होने चाहिए, ठीक है? तो मुझे तो खैर डिराइव करना ज्यादा आसान लगता है इन कंपैरिजन टू उसको रट पाना, लेकिन आप रट लेंगे तो कुछ टाइम आपका हो सकता है बच जाए, क्योंकि आपके पेपर में अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, और एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो न्यूमेरिकल्स टोटली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ऐसे ही उसमें साफ साफ पूछ देगा इस ऑर्बिट में एनर्जी बताओ, इस ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो रेडियस का फॉर्मूला पता होगा, सीधे वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। लिख लिया? अब यहाँ एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि सर इसको इस फॉर्म में आखिर क्यों लाए हम, जैसे ये रेडियस का एक फॉर्म ये भी था, इसी फॉर्म में छोड़ देते। कुछ लोग देखो एकदम
टेंशन फ्री बैठे हैं? जो बता दो सब बढ़िया है, कम कर दो तो और अच्छा है। डेरिवेशन को छोटा कर दे सर तो सबसे बढ़िया है, क्यों भाई मिश्रा जी? लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझ रहे हैं तो एक डाउट आना चाहिए कि सर रेडियस तो यहाँ भी आ गया था, रेडियस तो वहां भी आ गया था, तो ये इस फॉर्म में लाने की क्या जरूरत है? ये फॉर्म मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म है। ध्यान से देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमें, 1/9 इंटू 10⁹। 4 पाई की वैल्यू पता ही है, ठीक। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। z उस एटम का है, ठीक, जो हमें अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो, जैसे हाइड्रोजन की बात करें उसके लिए 1 है, हीलियम की बात करें उसके लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है। ऐसे ही जो n है वो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो वो भी जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे होंगे पता होगा। और h भी कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो रेडियस आई है, दिस रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n² z। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है। यहां पर भी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को ध्यान से देखो तो वेलोसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू z/n। चेक करो, इसमें भी बाकी जितनी चीजें हैं सब कांस्टेंट है। ये पूरा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, तो क्या बचा? z/n। अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात करें तो नीचे लिखिए फॉर हाइड्रोजन एटम, या सीधे लिखिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी? तो लिखिए n बराबर 1। और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z भी कितना होगा? 1। अगर n और z की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां रख दी जाए और इसको बेटा सॉल्व किया जाए पूरा, तो r की वैल्यू आती है, लिखिए r0, मतलब पहले ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। मतलब हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। और अगर इसी के बेसिस पर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके दूसरे ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, पहले ऑर्बिट का अगर ये है तो दूसरे ऑर्बिट का कितना होगा? n² टाइम्स, मतलब 4 टाइम दिस। तो अगर आपसे सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट के लिए 4 इंटू दिस, ठीक है, हाइड्रोजन की बात चल रही है। थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 9 इंटू r0। क्लियर है? ऐसे होता चला जाएगा। और अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई हाइड्रोजन नहीं, हम हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम के दूसरे ऑर्बिट के बारे में बताइए, उसका रेडियस क्या होगा? तो 4 डिवाइडेड बाई हीलियम का z, 2 है ना, 2 एटॉमिक नंबर, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे और फिर r0 करेंगे। कुछ बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ऐसे इसके लिए करेंगे तो 9/2 इंटू v0। क्लियर एकदम? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट एटम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। वैसे बोर ने जो ये मॉडल डिराइव किया उन्होंने हाइड्रोजन के लिए किया, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं उनके लिए भी हम बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन लाइक कहने का मतलब, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम है जैसे उसके पास 2 हैं, तो हीलियम से एक निकलवा दो, He+ बना दो। He+ जो है दैट इज आल्सो लाइक हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम है, 3 होते हैं, 2 निकलवा दो, Li+2 है ना, तो उसमें भी कितने बचेंगे? 1। तो हाइड्रोजन लाइक जितने एटम्स हैं उनमें भी ये मॉडल चल जाता है। इसलिए आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि जैसे कोई लिथियम का है तो लिथियम का रेडियस बताइए, ठीक, तो आपको बस जो रेडियस ये है ये पता होनी चाहिए। ओवरऑल ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू n² टाइम्स r0। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना, r0। वो r0 कितना है? 0.53। अब जो भी जिस भी एटम की बात कर रहे हैं उसका z रख देना, ठीक, और उसका जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो रख देना, तो आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो ऑर्बिट की रेडियस है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ती है। पहले ऑर्बिट की रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे की 4, तीसरे की 9, फिर 16 स्क्वायर टाइम्स चलता है। क्लियर एकदम? इतने में कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। सिमिलर चीज वेलोसिटी के लिए निकाला गया। अगर आप पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पहले ऑर्बिट में, अगर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने की कोशिश आप करें तो ऑब्वियस है हम यहां पर फिर से z की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे।
लेकिन इसमें जो वैल्यू आ रही है वो उतनी कोई अच्छी वैल्यू नहीं आ रही है सॉल्व करने पर जिसको हम लर्न कर सकें। कुछ ना कुछ तो आएगा ही सॉल्व करने पर, लेकिन वो लर्न करने लायक नहीं था। बाई चांस ये देखा गया कि अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा, बाई चांस देखा गया अगर इसमें c का मल्टीप्लाई और c का डिवाइड कर दे, ठीक, तब ये जाकर के वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/137 टाइम्स c बाई n। ये z इसमें ऊपर ही था तो उसको ऊपर ही रहने दो। यहां पे कहने का मतलब ये जो नीचे वाला c था इसको इन्होंने कंज्यूम किया इसमें, ये वाला, ये पूरा, ये सब जब सॉल्व किया तो ये सब सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आई, 1/137। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया कि अगर आप डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कितना होगा, z तो एटम का रख देना, ऑर्बिट रख देना, c बाई, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी होगी, c अपॉन 137। कुछ समझ में आया? c तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। वो बाई चांस रखने पर ऐसा बन गया 137, अदरवाइज उसको भी कुछ खतरनाक सी वैल्यू आती है ना, तो उसको हम रखते वहां पर। नेक्स्ट हेडिंग, एनर्जी ऑफ, ये बात समझ में आई कि नहीं वेलोसिटी वाली आपको? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी भाई? और काइनेटिक होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों होगी, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना, हाफ mv²। ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन में दोनों तरफ अगर हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो यही काइनेटिक एनर्जी है ना। तो लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू, ये सामने आपके रखा है, 1/4πε0 ze² अपॉन 2r। ठीक है। दूसरी एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी बेटा? पहले तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों है ये बताओ। काइनेटिक तो इसलिए क्योंकि घूम रहा है, सबको पता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। Q1 कितना है, Ze, Q2 कितना है, अपॉन R। समझ में आया? ठीक, माइनस बेटा लगा दिया है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म जब होता है तो आप अपना जो भी साइन है उसके साथ ले लीजिए। तो एक चार्ज पॉजिटिव था न्यूक्लियस का, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो निगेटिव है, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी जो आई वो निगेटिव आई। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इतनी है 1/4πε0 Ze² अपॉन 2r, और ये प्लस जब हम करेंगे तो आएगा 1/4πε0 माइनस Ze² अपॉन r। तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो। इस वाले में 1/2 है, इसमें -1 है, मतलब समझो आधे में से ये घटा रहे हैं तो -1/2 आएगा, तो -1/2, बाकी सब वही है। तो फाइनली जो टोटल एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की, वो टोटल एनर्जी कितनी मिली, -1/4πε0 Ze² अपॉन 2r। ठीक, इसमें भी r की वैल्यू रखिए फंडामेंटल फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि यहां पर देखो 1/4πε0 तो हमें पता है, e हमें पता है, z भी चलो पता हो जाएगा, लेकिन ये r इसको अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो उस r को बताइए, अलग अलग जो ऑर्बिट में अभी एक फॉर्मूला आपने फाइनली निकाला ना r का, वो फॉर्मूला क्या है? नहीं, वो z वाले फॉर्म में नहीं, जो पूरा बड़ा वाला जो फॉर्मूला आया खतरनाक सा, 4π, मैं बोल रहा हूं
4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसी वैल्यू है। वो वैल्यू आर की उठाकर रख दीजिए। हाँ, यहां पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखो ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन है सिंपल। फॉर्मूला देखने में खतरनाक टाइप के लग रहे हैं रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डिराइव जब आप करेंगे तो वो सिंपल है। डेरिवेशन नहीं टफ है इसका। चेक करिए, ऐसी वैल्यू आपको आर की मैंने निकलवाई थी अभी, ठीक। तो फाइनली इसमें जो कुछ भी सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर। देखो मैं लिख रहा हूं, फिर आप मैच करिएगा। ऐसा आ रहा होगा, करेक्ट है। ये टोटल एनर्जी होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उस ऑर्बिट में। अब इसमें भी देखो ये सारी चीजें फंडामेंटल टर्म्स में आ गई हैं। 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब फंडामेंटल फॉर्म में है, ठीक। और यहां पर ये पता चल रहा है कि जो नेट एनर्जी है, पहली बात तो वो एनर्जी कैसी है, टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब यही है कि ओवरऑल द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बाउंडेड होता है, इस वजह से टोटल एनर्जी निगेटिव आई है, ठीक है। और दूसरी चीज ये पता चली कि टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टाइम्स ई नॉट। तो अगर हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट के लिए फिर से बात करें तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 1 और z कितना रखेंगे 1। उस कंडीशन में ये एनर्जी आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के उस इलेक्ट्रॉन को अगर पहले ऑर्बिट में रहना है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप चाहते हैं आप उसी इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्बिट से बाहर निकाल लें तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस में। मतलब पहले ऑर्बिट से हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे निकाल दोगे नेट एनर्जी कितनी बचेगी, 0। नेट एनर्जी ऐसा माना जाता है 0 होती है इनफाइनाइट पर, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है और इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 मानी जाती है। इसका मतलब जब आप इसको प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और नेट एनर्जी 0 होने का मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर जा चुका है, मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन वापस फिर से लौटकर इसमें नहीं आने वाला। बात समझ में आया? अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई पहले ऑर्बिट में नहीं दूसरे ऑर्बिट में बताओ एनर्जी कितनी है, तो दूसरे ऑर्बिट में कितनी होगी बेटा, दिस बाई 4। बात समझ में आ रही है? तीसरे ऑर्बिट में बाई 9। तो आप खुद सोचो
पहले ऑर्बिट में, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसी से। पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में एनर्जी 13.6 है नेगेटिव में, बाई 4 जब करोगे तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आएगी, वो इससे ज्यादा है या इससे कम है? माइनस में है। बाई 4 जरूर किया है लेकिन माइनस में है, इसका मतलब वो ज्यादा है। थर्ड ऑर्बिट में बाई 9 और ज्यादा है। बात समझ में आ रही? तो इस निगेटिव का ये मतलब है कि आप जैसे जैसे आउटर ऑर्बिट्स में जाते चले जाएंगे उसकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका पहले ऑर्बिट में या किसी भी nth ऑर्बिट में क्या एनर्जी है उसका बेटे डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। ठीक, ये खतरनाक सा फार्मूला आया था। ये फार्मूला सिंपली आपको ये बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो n बराबर 1 रख देंगे, जब वो दूसरे में है तो n बराबर 2 रख देंगे। उसके बेसिस पे हमको हर एक ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है उसकी इस बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 रखा था फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन कहने का मतलब उसका Z भी कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट में जब एनर्जी हम लोगों ने निकाली तो वो एनर्जी कितनी आई थी? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब जरा सोचो कि ये मान लो उसका पहला ऑर्बिट है, ये उसका दूसरा ऑर्बिट है और यहां कहीं पर ये न्यूक्लियस है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, यहां से यहां तक, लेट अस सपोज ये इसका ऑर्बिट नंबर है n1 और ये ऑर्बिट नंबर है n2। जनरल बात कर रहे हैं, पहले से दूसरे पे या दूसरे से तीसरे पे नहीं भेज रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं आपसे। n1 ऑर्बिट से हम n2 ऑर्बिट में उसको जंप कराना चाहते हैं। अब वो n1 n2 कुछ भी हो सकता है, ठीक, तीसरे से पांचवे पे, पहले से पांचवे पे, पहले से तीसरे पे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जनरल फॉर्म में अगर देखा जाएगा तो आप खुद सोचो एनर्जी n1 ऑर्बिट में ज्यादा होगी या n2 में? तो ऑब्वियस है, अगर n1 से n2 ले जाना है तो बोलो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी आप फोटोन के फॉर्म में देते हैं, hν के फॉर्म में। इसको हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था फ्रीक्वेंसी कंडीशन के नाम से। नील बोर ने जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं तो हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, और अगर वो खुद आउटर से इनर में आ रहा है तो वो खुद एनर्जी को रिलीज करेगा। बात समझ में आई? तो ये पता चला कि En2 माइनस En1 शुड बी इक्वल टू hν। अब जरा सोचो En2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये सब चीजें अगर हम कॉमन ले लें तो ध्यान से देखना क्या बचेगा? n2 स्क्वायर माइनस ऐसा बचेगा। दिस शुड बी इक्वल टू hν, करेक्ट? यहां से इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं, ध्यान से देखो, इसी स्टेप में मैं ये काम कर दे रहा हूं भाई। इस माइनस को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या यहां पर n1 और यहां n2 हो जाएगा? तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बना कि भाई इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि hν के बराबर है, और न्यू का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? hc बाई लैम्डा। अगर उस h और उस c को भी नीचे भेज दिया जाए तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा का। और 1 अपॉन लैम्डा क्या कहलाता है? वेव नंबर। 1 अपॉन लैम्डा क्या कहलाता है? वेव नंबर। दैट वेव नंबर विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h क्यूब 4c भी यहीं लिख दें, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर टाइम्स 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं तो आपको इस वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट कराना पड़ेगा। लेकिन ये इतना खतरनाक सा फॉर्मूला याद करने के लिए हमारे लिए इजी नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, देखो 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, z उस एटम का एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, वो हम रख देंगे जो भी होगा। ठीक, उसके बाद क्या बचा? h क्यूब c, ये सब कांस्टेंट है। इन सब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के लिए, सो फॉर हाइड्रोजन अगर इन सब को सॉल्व किया जाए
तो हमको एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या नाम मिलता है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, मतलब मीटर इनवर्स। बात समझ में आया? और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। इन सबको सॉल्व करके, लेकिन किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कहने का मतलब Z बराबर कितना लिया यहाँ पर? 1। सब रखोगे ये वैल्यू आएगी, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R। तो क्या बना फॉर्मूला? इजी फॉर्मूला, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट टाइम्स 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब हम इस R की जगह ये वैल्यू रख दिया करेंगे। बात समझ में आया? वो वैल्यू अगर आप बोर्ड एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपको दिया जाएगा वैल्यू। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तो वो क्वेश्चन का आंसर ही R के टर्म्स में ही निकाल देगा, क्योंकि कंपटीशन में इसकी वैल्यू को रटना, कैलकुलेशन ज्यादा करना, उसका कोई खास मतलब नहीं होता। उसे तुम्हारे दिमाग को चेक करते हैं, तो वो R के टर्म्स में ही आंसर दे देंगे उसका। कुछ समझ में आया आपको? ठीक, लिखिए इसको, लिखिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो लिख लीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, n1 से n2 में जंप कराना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा होगा। लिख लिया? इस पर बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है आपसे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराएं? बोलो, निकाल सकते हो? अगर आपको इस फॉर्मूले से भाई ये पता है कि हमें 2 से 5 पे भेजना है तो 2 और 5 रख दोगे, रख दोगे लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। हो सकता है आप वेवलेंथ पूछें तो लेमडा ही पूछ दिया गया तो लेमडा बता दोगे। हो सकता है आपसे एनर्जी पूछें तो मतलब क्या पूछ रहे हैं? hc बाई लेमडा, मतलब एच न्यू आपसे पूछ रहे हैं तो एच न्यू की वैल्यू बता देना। बात समझ में आई? इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर आता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में देखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मतलब इसकी जो सीरीज है, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं फिर लिखिएगा। आपको पता है हाइड्रोजन की बेसिकली कितनी सीरीज थी? लाइमन, बामर, बास्टिन, तो बेसिकली 5 हैं, वैसे और भी होती हैं लेकिन 5 हमको यहाँ पर पढ़नी है। लाइमन, बामर, बास्टिन, ब्रैकेट, पीफन। इसमें क्या होता है? 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू R टाइम्स 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इसमें n2 की वैल्यू होती है 2, 3,
4 एंड सो ऑन। इसमें 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब n2 होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसका मैं आपको मतलब बता दूं, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसका आपको मतलब बता रहे हैं कि क्या मतलब है। इन सीरीज का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो इधर, जब इलेक्ट्रॉन किसी n2 स्टेट से जंप करके फर्स्ट स्टेज पर आए, फर्स्ट ऑर्बिट पर आए, मतलब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पर आए, थर्ड से फर्स्ट पर आए, फोर्थ से फर्स्ट पर आए, मतलब अल्टीमेटली उसको कहां पर आना है, फर्स्ट ऑर्बिट में आना है। उस कंडीशन में जो वेवलेंथ वो इमिट करेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है वो किसी भी ऑर्बिट में आएगा कहां पर, पहले पर। तो n1 की जगह हमने पहले से क्या रख दिया, 1। बात समझ में आया। सिमिलरली बामर सीरीज का मतलब क्या है कि अब वो किसी भी ऑर्बिट से आएगा लेकिन सीधे कहां पर आएगा, 2 पर, तो हमने इसकी जगह पर 2 स्क्वायर लग दिया। समझ में आया। इसमें क्या है, किसी भी ऑर्बिट से जंप करेगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा और फिफ्थ पर आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक। अब इसको सीरीज क्यों बोला गया, ये बात समझने लायक है। जब ये सेकंड से फर्स्ट पर आएगा तो n2 की जगह सेकंड रखोगे, लेमडा की कोई एक वैल्यू मिलेगी। थर्ड से फर्स्ट पर आएगा तो n2 की जगह 3 रखोगे तो फिर लेमडा की नई वैल्यू। कहने का मतलब सिर्फ इसी वाले फॉर्मूले में n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास लेमडा का एक पूरा ग्रुप आ जाएगा, इसीलिए उसको बोला गया सीरीज। इट इज द ग्रुप ऑफ वेवलेंथ जो इमिट होने वाला है। कुछ बात समझ में आ रही है। हायर ऑर्बिट से फर्स्ट पे लौट के आओगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये वेवलेंथ रिलीज होने वाला है। क्लियर। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का एक चैप्टर पढ़ रखा है। उस चैप्टर में एक चीज अभी आपको और पढ़नी है, आपकी किताब में हालांकि दी हुई है। जो ये रेडिएशंस होती हैं उनको कैटेगराइज किया गया, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज, ठीक, इंफ्रारेड रेज, ये सब इसके कुछ डिविजन्स हैं, ठीक। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, इनका वेवलेंथ रेंज, ये आप लोगों को अभी लर्न करना है, क्योंकि वो रटने वाली चीज है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखाया नहीं था, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में उस पर बेस कोई एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है ना, कि उसका यूज पूछ सकते हैं, या आपसे ये फ्रीक्वेंसी का रेंज पूछ सकते हैं कि वो किसमें है, वेवलेंथ का रेंज पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, वो अभी आपको रटना पड़ेगा आगे। क्लियर। फिलहाल इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो लाइमन सीरीज होती है ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। किस रीजन में आती है, अल्ट्रा वायलेट। कैसे हमको पता चला होगा भाई, इस वेवलेंथ का एक रेंज आएगा ना, वो रेंज हम चेक कर लेंगे कि भाई हमारे उस टेबल में जिसमें मैच कर रहा होगा उसी सीरीज में है। बात समझ में आया। तो ये किसमें आता है, अल्ट्रा वायलेट में। बामर सीरीज जो आता है वो विजिबल में आता है, विजिबल रेडिएशंस में। और ये तीनों जो हैं वो IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस में आते हैं, ठीक। तो इन सीरीज के बारे में तुम्हें सिर्फ यही 2 चीजें पता होना चाहिए। पहला, कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आएगा, और दूसरा वो किस टाइप के ग्रुप में आता है, अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में या फिर इंफ्रारेड में। लिख डालिए। बन गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम शायद आपने बनाया होगा, कभी बनाया नहीं, केमिस्ट्री में। एनर्जी लेवल डायग्राम में ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये सबसे नीचे हमने एक लाइन बनाई है, इस लाइन के लिए n बराबर 1 है। इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, या फर्स्ट ऑर्बिट, पता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। ग्राउंड स्टेट में बेटा एनर्जी कितनी है, कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का जो अभी फॉर्मूला आया था एक खतरनाक सा, उस फॉर्मूले के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। इट इज लाइक दिस, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर टाइम्स E0, जिसमें E0 कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने पहले ही ऑर्बिट में होगा, पहले ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z बराबर तो 1 हो गया,
अब बेटा ये बताओ, यही इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से जब दूसरे में जाएगा तब उसके पास एनर्जी कितनी होगी? बताओ भाई। ई नॉट टाइम्स मतलब 4, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। 1/4 टाइम्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3.4। तो माइनस 13.6 से हम लोग कहां पहुंच गए? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस पर एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसको हम लोग या तो आप बोलो सेकेंड ऑर्बिट या बोलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोलो यार क्या? अरे ये मिसप्रिंट है यार, यार क्या है यार। सो माइनस का 3.4 कहने का मतलब आएगा कहां से? 13.6 डिवाइडेड बाई 4। इसीलिए मैं देख करके सीधे सीधे लिख दिया। आपको बस डिवाइड करते जाना है, ठीक। अगला जो आएगा उसमें डिवाइड बाई 9, ठीक है ना, फिर डिवाइड बाई 16, फिर 25, ऐसे डिवाइड आप करते जाओगे, ठीक। तो उसकी वैल्यूज को मैं बस देख देख कर लिखते जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इसका नेमिंग बता रहा हूं। नीचे वाला जो ये है n बराबर 1, ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। नेमिंग में ध्यान देना, n बराबर 3 को सेकेंड एक्साइट तो ग्राउंड था। माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 के लिए वैल्यू है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से आ रहा है पता है ना ये सब? n बराबर 4। अगला है n बराबर 5। एक चीज और ध्यान से देखिए, जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। सो माइनस 0.54। ये भाई क्योंकि ग्राफ है तो 13.6 ज्यादा नीचे होगा, 3.4 काफी गैप है, ये गैप देखो कम है और कम है और कम है, तो ऐसे ये गैप जो है कम होता जाएगा। n बराबर 6। n बराबर 6 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n बराबर 7, n बराबर 8 ऐसे बनता जाएगा सारे एनर्जी लेवल्स। तो 7 पर वैल्यू है माइनस 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली इस टाइप की बहुत सारी लाइंस होंगी और एक ये आखिरी स्टेट आएगा जिसमें n इज इक्वल टू क्या? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? कहने का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ये। और अगर आप चाहते हो, अब ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हो कि हम इलेक्ट्रॉन को उस पहले ऑर्बिट में से निकाल दें, एकदम आयनाइज कर दें, देखो यहां दो टर्म आएंगे, एक है एक्साइट करना और एक है आयनाइज करना। एक्साइट करने का मतलब क्या है कि आप ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दो। यहां से इसमें पहुंचा दो तो ये एक्साइट हो गया, ठीक। यहां से इसमें पहुंचा दो, एक्साइट हो गया। आयनाइज करने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर सीधे इनफाइनाइट पर पहुंचा दो। इनफाइनाइट जाने का मतलब कि अब वो दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। बात समझ में आई? और अगर आप उसको यहां से यहां हैं तो खुद सोचो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले यार माइनस में पहले से है, प्लस का दे दोगे, नेट एनर्जी कितनी? 0। और एनर्जी 0 कहां होती है? इनफाइनाइट पर। बात समझ में आई? ठीक। तो सबसे पहली सीरीज कौन सी थी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब वो n2 से n1 में आएगा, n3 से n1 में आएगा, n4 से यहां पर आएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो ये सब का सब क्या है? तो ये पूरी एक सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज, ठीक है। इस लाइमन सीरीज में जो रेडिएशंस निकलेंगे ये किस रीजन में होंगे? यूवी रीजन में होंगे। समझ में आया? सिमिलरली ये डायग्राम आपसे खूब पूछा जाता है, ये स्ट्रेट ही बनाइएगा आप लोग स्केल से प्रॉपर। तो लाइमन, ये अगला कौन सा है? बार्मर सीरीज। इसमें जो रेडिएशंस होंगे वो यही हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक। फिर ये आप समझ गए होंगे। बनाते जाइए भाई इसको अब।
तो ये कहलाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट जंप कराया है, उससे जो रेडिएशंस देगा किस रेंज में आएगा, ठीक, ये सब चीजें इसमें हमने डिनोट की हैं। जल्दी से बनाइए भाई। बन गया। तो ये था नील बोर का मॉडल, ठीक। बेसिकली जो एटम का मॉडल हम लोग पढ़ते हैं इस 11th-12th के स्टैंडर्ड पे, वो यही बोर का मॉडल है, ठीक। हालांकि इनके मॉडल में भी बाद में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हायर लेवल पे, जो कि आप लोग बीएससी एमएससी में आगे पढ़ेंगे। तो इनके मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक। इसके पहले जो रदरफोर्ड का मॉडल था, या उसके भी पहले जो थॉमसन का मॉडल था, उसमें जो लिमिटेशंस थे वो इनके बेसिस पे थे कि वहां पर ये जो स्पेक्ट्रल, हर उसमें आपने लिमिटेशन पढ़ा कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब यही लाइंस, ये जो सीरीज, ये जो वेवलेंथ इमिट हो रहे हैं, इसके बारे में ना थॉमसन ने बताया था ना रदरफोर्ड ने बताया था। इन सब चीजों को एक्सप्लेन किसने किया? नील बोर ने। बात समझ में आई, ठीक। अब इनके में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए। सबसे पहला लिमिटेशन इनके में ये था कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। ये पूरा का पूरा मॉडल या तो हाइड्रोजन के लिए सही है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। फॉर एग्जांपल हीलियम ले रहे हो तो He+ लो, लिथियम ले रहे हो तो Li+2 लो, ताकि एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये चलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के केस में ये मॉडल इनका बेकार है। इसका मतलब ये रहा कि ये मॉडल भी अभी 100% करेक्ट नहीं है, कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो पहला लिमिटेशन समझ में आ गया सबको। दूसरा लिमिटेशन सुनिए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइंस बट अ ग्रुप ऑफ क्लोज्ड लाइंस विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इन्होंने बस ये बोल दिया कि अगर वो यहां से यहां आएगा तो इतनी एनर्जी चाहिए, इससे इसमें आएगा तो इतनी चाहिए, इससे इसमें आएगा तो इतनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से, ये n बराबर 5 से डायरेक्टली n बराबर 1 पर ही आए। हो सकता है वो n बराबर 5 से पहले n बराबर 3 पर आए, फिर n बराबर 3 से n बराबर 1 पर आए। बात समझ रहे हैं? हो सकता है हमने उसको सफिशिएंट इतनी एनर्जी दे रखी है कि वो 5 से सीधे 1 पे आ जाए। ये भी हो सकता है कि हमने पहले उसको थोड़ी एनर्जी दी तो वो 5 से 4 पे आया। मतलब हमने क्या एनर्जी दी, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। पहले उसने मान लो थोड़ी एनर्जी रिलीज किया तो 5 से 4 पे आया, फिर उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, 4 से सीधे 1 पे आ गया। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब जिस तरीके से हम लोग इसको यहां पर देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही होता हो। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इस स्पेक्ट्रम में सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइंस। मतलब ये जो लाइन है ये सिंगल लाइन जरूरी नहीं कि सिंगल ही हो। जैसे अगर दूसरी लाइन की हम बात करें, हो सकता है कि पहली लाइन इतनी ही बड़ी हो और अगली लाइन यहां से यहां तक हो। मतलब इसी एक लाइन की हम क्या कर दें, स्प्लिटिंग। क्या कर दें? स्प्लिटिंग। इसको हम बांट दें कुछ पार्ट्स में। इन चीजों के बारे में बोर ने नहीं बताया। ये सब बाद में देखा गया, स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमान इफेक्ट, ये सब शायद आपने नाम सुना हो कुछ, है ना? तो अभी उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये दूसरा इनका लिमिटेशन समझ में आया। इन्होंने माना था ये सारी लाइंस एक सिंगल लाइंस हैं, बट ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि कुछ ऐसी भी लाइंस थी जो बहुत क्लोज थी। देखने में दूर से तो सिंगल दिख रही थी, बट पास में जब देखो मैग्नीफाई करके तो वो अलग अलग लाइंस थी, बहुत क्लोज लाइंस थी, जिनकी फ्रीक्वेंसीज में बहुत हल्का सा डिफरेंस था, स्लाइट डिफरेंस। बात कुछ समझ में आई? तीसरा लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स वर चूजन वेयर एज वी हैव ऑप्शन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आल्सो। मतलब इनका सारा डेरिवेशन इस बात पर डिपेंडेंट है, याद करो, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? अट्रैक्शन वाला फोर्स, 1/4πε0 q1 q2 by r² वाला फोर्स। तो जरूरी तो नहीं है यार कि अब वो हमेशा सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन घूमे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स की तरह इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो इनके पास इस चीज का भी कोई प्रूफ नहीं था कि अगर वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा तब क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है? इनका सारा डेरिवेशन किस पर बेस्ड है? सेंट्रीपिटल पर। सेंट्रीपिटल कब होगा? जब सर्कुलर होगा। तो ये यही मान रहे थे कि सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं, इलिप्टिकल में कोई नहीं घूमता है। लेकिन ऐसा भी सही नहीं है। फोर्थ क्या है? एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टी ऑल्सो, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट किस चीज का बोला? ऑर्बिट का बोला। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन आपको भी पता है पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? पीछे पलट के देखो, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? c/137। तो क्या ये स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास है भाई? उसके कंपैरिजन में बोले यार, तभी तो 1/137 लिखे हो, अदरवाइज हम लाइट का कंपैरिजन ही ना करते। अब जैसे हमारी तुम्हारी स्पीड है, हम उसका कंपैरिजन लाइट के साथ कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो हम कभी नहीं लिखेंगे c/100,000 टाइम्स, कोई मतलब ही नहीं उसका। इसका कंपैरिजन था कि भाई लाइट की स्पीड से लगभग 100 गुना कम इसकी स्पीड है, लगभग 137 गुना लगभग कम इसकी स्पीड है। तो वो क्या है? वो एक टाइप का कंपैरिजन ही तो है। और अगर कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड के आसपास भी घूमना शुरू करता है तो खुद बताओ वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो स्पेसिफिकली वेव का प्रॉपर्टी शो करता है। यही कॉन्सेप्ट था किसका? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उन्होंने यही कहा कि अगर पार्टिकल्स में, अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है, लाइट को फोटोन के रूप में देख सकते हैं, तो किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम वेव के फॉर्म में क्यों नहीं देख सकते? बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन को आप तेजी से मूव कराओगे तो उसके पास वेव नेचर होता है। क्लियर? ये बात डी ब्रोगली ने बताई थी। वही चीज यहां पर इन्होंने कहा कि अगर उस इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में स्पीड इतनी फास्ट है तो हम उसको क्यों ना वेव की तरह मान लें। तब तो ये ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। भाई अभी तक आप ये जानते हैं ना कि न्यूक्लियस के अबाउट ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना? अगर वेव की तरह देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमेगा। बात समझ में आ रही है? तब उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, क्या अब ये सर्कुलर है? नहीं। तो ये भी इनके मॉडल का एक लिमिटेशन है। इन्होंने माना ऑर्बिट्स हमेशा सर्कुलर होते हैं। हालांकि ऑर्बिट्स क्या हैं? ऑर्बिट्स आर द इमेजिनरी पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई ट्रैक तो होता नहीं कि सीम चलना है, वो उसको देखते हुए हमने मान लिया कि यहां पर एक इसका ट्रैक रहा होगा, इस पर ही वो चलता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? एज इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो।
So orbits of electrons cannot be exactly defined as in Bohr's theory. मतलब ऑर्बिट को फिर हम बोहर्स थ्योरी के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी को भी मानोगे तो। कुछ समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोहर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस, इट ओनली प्रेडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज लाइंस। इन लाइंस की सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बारे में इन्होंने बताया, वेवलेंथ के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन इंटेंसिटी का नाम नहीं लिया। बात समझ रहे हो? जबकि आपको भी पता है कि अगर वेव की बात कर रहे हैं तो हर वेव के पास इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी समझते हो? अमाउंट ऑफ द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है ना इंटेंसिटी। हम लोगों ने इंटरफेरेंस में पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सब किसके बेसिस पे था? इंटेंसिटी के बेसिस पर। लेकिन इन्होंने यहाँ ये तो बताया कि इस सीरीज में होगा, अल्ट्रावायलेट में होगा, या इसमें होगा, उसमें होगा, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि भाई वेवलेंथ निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दो ही चीज तो बताइए, न्यू निकालो या सी बाई लेमडा करके लेमडा निकाल लो। बात समझ में आई? इन्होंने कहीं पर भी इंटेंसिटी की बात नहीं की, तो ये भी इनका एक लिमिटेशन है। अगला, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो रही है, अगर ये स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो इसका नाम है जीमान इफेक्ट, और अगर यही स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है तो नाम क्या है? स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, यही स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनकी स्प्लिटिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, स्प्लिटिंग समझते हो? टूटना, ठीक? अगर स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हो तो जीमान इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग का मतलब यही था कि वो पहले मान लो यहां से जंप कराना है तो 6 से जंप करके पहले 4 पे आया, 4 से मान लो वो 3 पे आया, 3 से फिर 1 पे आया, तो 3 पार्ट में स्प्लिट हो गई ना। तो वो स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हो रही है तो जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक में हो रही है तो स्टार्क इफेक्ट। कुछ समझ में आया? क्लियर एकदम? ऐसा स्प्लिटिंग क्यों हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बोलो फोर्स लगेगा। बोलो यार, होता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। कौन सा फॉर्मूला था फोर्स का? QVB साइन थीटा। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो मूव करे ना करे वैसे ही फोर्स लगता है, QE। तो वो फोर्स की वजह से इधर उधर उसका डिफ्लेक्शन, इधर उधर मोशन हो सकता है, इसकी वजह से जंप करके जहां जाना था वहां देर से पहुंचा, ये सब कारण से उसकी स्प्लिटिंग होती है। क्लियर एकदम? सो दीज आर द लिमिटेशंस जो आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है। देखो, थॉमसन मॉडल के लिमिटेशन तो बच्चा बना बना के भी लिख सकता है, ठीक? रदरफोर्ड का बना बना के लिख सकता है, लेकिन इसमें जब तक आपको दिमाग में नहीं होगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये 6 लिमिटेशंस थे इनके मॉडल के। बोलो, ये 6 क्लियर है आपको? इसको आप बुक से पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, इसको बुक से देखकर इसमें लिख लीजिएगा यही 6 पॉइंट्स, बस एज इट इज। क्लियर? अब इसमें बस आखिरी की 1-2 चीजें रह गई हैं जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बारे में अभी हमने आपको पहले ही बताया था। एक्साइट करने का मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, ये एक्साइट कराना है। आयनाइज का मतलब ग्राउंड स्टेट से सीधे इनफाइनाइट ले जाना, वो आयनाइज करना है, ठीक? तो ये बताओ, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आया? ठीक? एक्साइटेशन एनर्जी जरूरी नहीं है 13.6 हो। बोलो यार, एक्साइटेशन एनर्जी तो इनके बीच का ये डिफरेंस भी हो सकता है। यहां से यहां पहुंचा दिया, एक्साइट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है? यहां से यहां भेज दिया तो भी एक्साइटेड स्टेट में है। कुछ समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है वो 13.6 के बराबर हो, लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तब वो कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर एकदम? सिमिलर टाइप का डिफरेंस है पोटेंशियल में। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम डेफिनेशन है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाए तो वो एक्साइटेशन एनर्जी है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड हो जाए, क्योंकि जो एनर्जी तुम यहां बेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो वोल्ट में है। चेक करो, तो किसके बेसिस पे दे रहे हो? पोटेंशियल के बेसिस पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर एकदम? तो लिखो डेफिनेशन, हेडिंग डालो एक्साइटेशन एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज excitation energy. It is defined as energy required by, it is defined as the energy required by electron, energy required by electron of an atom to jump from the ground state, to jump from ground state to any of the excited state, from ground state to any of the excited state। ठीक?
लिखिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बोलो पहली एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? किसे किसको हटाएं? बहुत से लोग इसी को बड़ा समझते, बात समझ में आ रहा है? तो लिखिए -3.4 लिखो इक्वल टू -3.4 माइनस ब्रैकेट में -13.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस वजह सॉल्व करके आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां से यहां भेजना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आया? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोलो कितनी होगी? माइनस सॉल्व करके आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रटना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कैसे निकालना है। बात समझ में आई ना? फाइनल एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो हमेशा 13.6 होती है। क्लियर एकदम? नेक्स्ट हेडिंग डालिए आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, it is defined as the energy required, it is defined as the energy required to knock KNOCK, knock out बोलते हैं ना, बाहर निकालना, to knock an electron completely out of the atom, to knock an electron completely out of an atom। ये अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं ये नॉकआउट वर्ड आप यूज करें ही, आप ये भी लिख सकते हैं इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट। बात समझ में आया? ठीक, तो ये एनर्जी बेटा कितनी होगी? लिखो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो फाइनल एनर्जी कितनी है? 0, तो 0 माइनस का 13.6, तो फाइनली प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम टाइप की बेटा डेफिनेशन है एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सिर्फ एनर्जी की जगह क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। जो चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे हो वो सिर्फ किस में आ जाएगा? वोल्ट में। जैसे पहला एक्साइटेशन पोटेंशियल आपने निकाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहला एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? 10.2 वोल्ट। समझ में आ रहा है? उसको भी लिखा दें या लिख लोगे? लिख लोगे, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दो। ठीक, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हेडिंग इसलिए डलवा देते हैं कि जब पढ़ो तो किताब खोल के वहां से डेफिनेशन देख लो। एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। एटम्स। ठीक।